Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology, Paper 1 Unit 4। आज की क्लास में हम एक नया पर्सपेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनोमिनोलॉजी या प्रघटनाशास्त्र। आज हम फिनोमिनोलॉजी का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। फिनोमिनोलॉजी के बारे में प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि जो सोशियोलॉजी के क्लासिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव्स इस एजम्पशन पर आधारित है कि एक सामाजिक वास्तविकता होती है, सोशल रियलिटी होती है, जो दी हुई होती है, जो लगभग जो समाज होता है उसकी एक संरचना होती है, उसका एक ढांचा होता है, उसके अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग उसके अंदर समूह और संगठन होते हैं जिनमें परस्पर आपस में संबंध होते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टमिक मॉडल हमारे सामने जो क्लासिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वे रखते हैं समाज का। लेकिन जो फिनोमिनोलॉजी है वो एक नया पर्सपेक्टिव है रिलेटिवली समाजशास्त्र में, और यह इस एजम्पशन को जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी है या जो क्लासिकल सोशियोलॉजी है उसके इन एजम्पशंस को क्वेश्चन करता है और समाज को एक नए तरीके से, एक नई दृष्टि से देखता है। तो आज हम प्रारंभ करेंगे फिनोमिनोलॉजी के बारे में हमारी विवेचना। Phenomenology examines the world, which includes the social world, just as we experience it in everyday life. तो जो फिनोमिनोलॉजी जिसे हम हिंदी में प्रघटनावाद कहते हैं, यह एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, एक फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है जो दुनिया को और विशेष रूप से सामाजिक दुनिया को भी अ, अ, इस आधार पर उसकी विवेचना करता है जैसा कि हम उसे रोज़ की अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अपने दैनंदिन अनुभव के आधार पर सामाजिक वास्तविकता को समझने का, उसका परीक्षण करने का यह पर्सपेक्टिव प्रयास करता है। Phenomenologists generally stress that social reality should not be conceived as a fixed and objective external reality. तो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिस्ट के विपरीत, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट के विपरीत, फिनोमिनोलॉजी ये मानती है कि सामाजिक व्यवस्था कोई दी हुई चीज़ नहीं है, कोई दी हुई वस्तु नहीं है, इसकी कोई अपनी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि यह समाज में व्यक्तियों की पारस्पर अंतरक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। ये सोशली कंस्ट्रक्ट होती है, ये समाज में अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। इट शुड बी सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो मनुष्य जो व्यवहार करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक वास्तविकता निर्मित होती है। Through the process of typification, we constitute a meaningful social world around us. तो हमारे जो समाज में अंतरक्रिया के जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम समाज को एक अर्थ देते हैं, सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक वास्तविकता को एक अर्थ देते हैं। This is obviously not the achievement of isolated individuals acting alone. Rather, most of our typical assumptions, expectations and preferences are socially derived. तो फिनोमिनोलॉजी ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सामाजिक वास्तविकता जो निर्मित होती है टिपिफिकेशन के माध्यम से, वह केवल अलग अलग व्यक्तियों की गतिविधियों के आधार पर निर्मित होती है। वह वास्तव में अलग अलग व्यक्तियों की पारस्परिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप, या जिसे हम सोशल इंटरैक्शन कहते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। वो सोशली डिराइव्ड होती है, सामूहिकता से वह पनपती है, और समूह में जब लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, उनके उस अंतरक्रिया के अनुभव के आधार पर
कुछ सामान्य मान्यताएं, कुछ अपेक्षाएं, कुछ प्राथमिकताएं हैं जो निर्मित होती हैं। तो इसलिए ये जो सामाजिक वास्तविकता है, यह सामूहिकता के द्वारा पनपती है। However, phenomenological sociology insists that we must not downplay the role of individual subjectivities. तो यद्यपि कुछ कॉमन अजम्पशंस, कुछ कॉमन व्यवहार प्रतिमान, कुछ कॉमन अपेक्षाएं, कुछ कॉमन प्रेफरेंसेस ज़रूर सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, लेकिन फिनोमेनोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इस सब के बावजूद व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तिनिष्ठ जो व्यवहार होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं, और व्यक्तिनिष्ठ अर्थ भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्यक्ति का यद्यपि केवल व्यक्ति के से समाज नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार की सामाजिक वास्तविकता ज़रूर निर्मित होती है। It is true that while social reality cannot be reduced to relations between individual subjects, yet without the individual subjectivities there is no social reality. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है फिनोमेनोलॉजिस्ट का। वो ये कहते हैं कि यद्यपि सामाजिक वास्तविकता को किन्हीं व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों से नहीं समझा जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों के बिना सामाजिक वास्तविकता जो है वह निर्मित भी नहीं होती है। तो ये एग्रीगेट है, ये एक सामूहिक व्यवहार प्रक्रियाओं से निर्मित होने वाली एक एंटिटी है जिसे हम सामाजिक वास्तविकता कहते हैं। और यह इंडिविजुअल जो व्यक्तिनिष्ठताएं हैं, जो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटीज़ हैं, उनसे प्रभावित होती है, लेकिन उसको हम इंडिविजुअल पर रिड्यूस नहीं कर सकते, अर्थात केवल व्यक्तियों के माध्यम से हम सामाजिक वास्तविकता को नहीं समझ सकते। लेकिन यह भी सही है कि व्यक्तियों के ज़रिए से या व्यक्तियों के पारस्परिक अंतर्क्रिया के माध्यम से ही सामाजिक वास्तविकता निर्मित होती है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत जो व्यवहार हैं वो व्यक्तिगत अर्थों से तो संचालित होते हैं, लेकिन जब हम समूह में रहते हैं और सामाजिक अंतर्क्रियाएं करते हैं तो कुछ टिपिफिकेशंस होते हैं, कुछ सामान्य व्यवहार होते हैं, कुछ सामान्य अनुभव होते हैं, जिनके आधार पर कुछ हमारी कॉमन अपेक्षाएं निर्मित हो जाती हैं, कुछ हमारे सामान्य मूल्य, सामान्य नियम, सामान्य व्यवहार प्रतिमान, सामान्य अर्थ निर्मित हो जाते हैं, जो अंततः सामाजिक वास्तविकता को, सामाजिक जगत को निर्मित करते हैं। Hence, phenomenology continues to be of relevance to the sociology of everyday life. तो अगर हम सामान्य सामाजिक जो हमारे व्यवहार हैं, हमारा जो दैनंदिन जीवन है, उसके बारे में अगर हम समझना चाहते हैं तो उस दृष्टि से यह जो परिप्रेक्ष्य है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। The inauguration of the phenomenological movement is considered to be in 1901, the years in which two parts of philosopher and mathematician Edmund Husserl's book Logical Investigations was published. तो जो ये जो अप्रोच है फिनोमेनोलॉजी का, प्रघटनावाद का, इसका उद्घाटन हम मानते हैं 1901 में हुआ, जब हज़ल नाम के एक गणितज्ञ और फिलोसोफर दार्शनिक ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। Husserl claimed that the traditional notion of the mind as an inner self-contained realm is misguided. तो चूँकि हज़ल एक फ़िलासफ़र थे तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो यह विचार है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो चेतना है, उसका अपना एक आंतरिक दुनिया है जिसके आधार पर एक रियल्म है, एक जिसे कहते हैं उसका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंदर वो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारी चेतना का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है।
वह कहते हैं द माइंड इज़ इन वेरियस वेज डायरेक्टेड अपॉन ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल टू इट। तो वो कहते हैं कि हमारी जो चेतना है वह केवल आंतरिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है हमारे दिमाग की, बल्कि हमारा दिमाग जो है वह बाहरी चीज़ों पर भी केंद्रित होता है, उन चीज़ों पर जो हमारे दिमाग से बाहर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे दिमाग के बाहर हैं उन पर भी वह केंद्रित होता है और उनसे वह निर्धारित और तय होता है। हजल कॉल्स दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टेडनेस इंटेंशनैलिटी। तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट डायरेक्टेडनेस को, वस्तु केंद्रितता को उन्होंने नाम दिया इंटेंशनैलिटी, जिसे हम कह सकते हैं ऐच्छिकता। Husserl's successor, Heidegger, in continuation of Husserl's analysis of intentionality, claims that the human beings cannot be understood independently of the world in which it is experientially and practically engaged. तो हज़ल के ही एक स्टूडेंट रहे थे हेडिगर, जिससे हज़ल बहुत प्रभावित हुए थे। उनका ये कहना था कि मनुष्य को जिस जगत में वह रह रहा है, जिस जगत में वह लगातार अंतर्क्रिया कर रहा है, जिस जगत के साथ वह लगातार एंगेज कर रहा है, जिस जगत के साथ उसके अनुभव जुड़े हुए हैं, उस जगत से अलग हम मनुष्य को एक स्वतंत्र चेतना के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य को अगर हमें समझना है, उसके व्यवहारों को अगर हमें समझना है, उसकी साइकी को, उसकी चेतना को अगर हमें समझना है, तो हमें उस जगत के संदर्भ में ही उसको समझना होगा जिस जगत के साथ वो लगातार जुड़ा हुआ है और जिस जगत में वह लगातार व्यवहार कर रहा है, जिस जगत में वह लगातार अनुभव कर रहा है। He says that a human being is not primarily a spectator on its world, but an agent in it, and the world too is not a collection of neutral objects, but is more like a web of functional relations between practical tools or equipments. तो यहाँ पर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से थोड़ा विपरीत है। वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य केवल बाहरी जगत का एक मूक दर्शक नहीं है कि वह उसको देख रहा है या केवल उससे प्रभावित हो रहा है या केवल उसके प्रति व्यवहार कर रहा है। वह ये कहते हैं कि जो बाहरी जगत है उसको मनुष्य निरंतर क्रिएट भी कर रहा है, वह उसके साथ बहुत ही सक्रिय रूप से उसमें सहभागी है, वह उसका हिस्सा है और वह उसमें सहभागिता करते हुए उसे नए रूप दे रहा है, वह उसे एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है, वह उसे लगातार निर्मित कर रहा है। और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो दुनिया है, जो नेचर है, जो सोसाइटी है, वह भी केवल अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जो उसके अलग अलग वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं समाज में या दुनिया में, जगत में, वो भी एक दूसरे के साथ फंक्शनली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है मनुष्य की साइकी का और इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का, जो मिलकर एक नई तरीके की का निर्माण, एक नए तरह का प्रोडक्ट रोज़ क्रिएट करते हैं। फिनोमिनोलॉजी गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द लाइफ वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि फिनोमिनोलॉजी जो है वो इस चेतन जगत को, जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिसमें हम अंतर्क्रिया कर रहे हैं, उस जगत को बहुत महत्व देता है। The life world is the world that we take for granted, the ordinary world that we are familiar with and never call into question. तो ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, जिसकी जो घटनाएं हैं, जिसको हम दिया हुआ मान लेते हैं, जिसे हम बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसको हम क्वेश्चन नहीं करते, चाहे वो नेचुरल वर्ल्ड हो, चाहे सामाजिक दुनिया हो, मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य का बड़ा होना, सूरज, चाँद, सितारे, रात दिन होना, और जो हमारी सामाजिक घटनाएं हैं जो हम देख रहे हैं घटित हो रही हैं, वो सब ये महत्वपूर्ण है और ये हमारी चेतना को प्रभावित कर रहा है। और हमारी चेतना जो उनको अर्थ दे रही है, जो उनको मीनिंग्स दे रही है और उसके आधार पर वो उसको समझ रही है, उसको इंटरप्रेट कर रही है,
यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा फिनोमिनोलॉजिस्ट का मानना है. When phenomenologists emphasize the significance of the life world, they actually reject the tendency among natural sciences to advocate scientism and objectivism. तो वो ये कहते हैं कि साइंटिस्ट जनरली, जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं, अ, वो प्रायः बहुत ही सतही ढंग से जो है एनालिसिस कर रहे हैं और समाज को समझ रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि वो जो उनकी समझ है वो समाज की वही सही समझ है, लेकिन वास्तव में वह सही समझ नहीं है, क्योंकि वह जो डीपर मीनिंग्स हैं हमारे व्यवहारों के, उन तक नहीं पहुंच रहे हैं. वे केवल अपने आप को उन्हीं मीनिंग्स तक समेट रहे हैं या सीमित रख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली मेजर किए जा सकते हैं, जिनका मापन हम वस्तुनिष्ठ तरीकों से कर सकते हैं. लेकिन बहुत सी ऐसे व्यवहार हैं जो या ऐसे तत्व हैं इस जगत में, इस लाइफ वर्ल्ड में, जो कि बियॉन्ड मेजरमेंट हैं, या जो बियॉन्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जिन्हें हम सीधे प्रत्यक्ष ऑब्जर्व नहीं कर सकते. उनके कई लेयर्स हैं, कई डीपर मीनिंग्स हैं, और उनको समझे बिना हम समाज का सही अध्ययन नहीं कर सकते हैं. और इसलिए वो ये कहते हैं कि हम जो साइंस का जो प्रयास है उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे. साइंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को प्रिसाइज ज़रूर बना रही है, उसको कुछ हद तक निश्चित भी बना रही है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है. और जो लाइफ वर्ल्ड है, ये जो चेतन जगत है, वह उसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे व्यक्तिनिष्ठ छुपे हुए मीनिंग्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, और उन लेयर्स को समझे बगैर हम समाज को या मनुष्य को या इस सामाजिक जीवन को नहीं समझ सकते हैं. Phenomenology does not explain human nature through science. It attempts to give an account of how the theoretical attitude that we adopt when we are doing science arises out of, as well as influences and changes our everyday being in the world. तो वो ये कह रही है कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसको विज्ञान के माध्यम से हम नहीं समझने की कोशिश कर रहे, और क्योंकि हम केवल वैज्ञानिक तरीकों से हम मनुष्य के नेचर को, प्रकृति को समझ भी नहीं सकते हैं. लेकिन हम यह कोशिश करने, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम विज्ञान के माध्यम से अपने अध्ययन कर रहे होते हैं, जब हम विज्ञान के माध्यम से एक विचार को स्वीकार करते हैं, तो फिर वह हमारे इस दैनिक जीवन को, हमारे इस लाइफ वर्ल्ड को कैसे प्रभावित करता है, और उसको किस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है, और उसको किस प्रकार बदलता है, यह हम समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. तो वो ये कहते हैं कि वास्तव में जो इंडिविजुअल मीनिंग्स हैं, जो हमारी व्यक्तिगत सब्जेक्टिविटीज़ हैं, वे वास्तव में उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने मीनिंग्स देता है, अपने अर्थ देता है, उसका जो जगत उसके सामने है उसको, और उन मीनिंग्स के आधार पर उसकी वास्तविकताएं तय होती हैं. तो इसीलिए समाज जो है वह स्थिर एंटिटी नहीं है, वह मनुष्य के द्वारा लगातार जो मीनिंग्स दिए जा रहे हैं उसके आधार पर वह निरंतर बदलती है और निरंतर निर्मित होती रहती है. और इसलिए फिनोमेनोलॉजिस्ट का काम है उन प्रोसेसेस को समझना जिनके आधार पर ये मीनिंग्स बनते हैं या मीनिंग्स क्रिएट होते हैं, और इस प्रकार से सामाजिक वास्तविकताएं निर्मित होती हैं. तो आज फिनोमेनोलॉजी के परिचय के संदर्भ में बस हम इतना ही
फिनोमिनोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है इसको हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब हम अलग अलग विचारकों के जो विचार हैं प्रगटनावाद को लेकर के उसको समझेंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम प्रगटनावाद के बारे में अलग अलग विचारकों के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।